हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर राजेश खोदरे एक बार पुनः MGCI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह मेरा क्रैश कोर्स वीडियो क्रमांक 15 है, जहां हम एक बार पुनः कोलाइड विलयन का एक और महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है रक्षी कोलाइड रक्षण, जिसको हम इंग्लिश में प्रोटेक्टिव कोलाइड प्रोटेक्शन के नाम से पढ़ते हैं। इस घटना को हम एक चित्र, एक डायग्राम के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। आइए हम उस बात को समझें। तो हमारे पास यहाँ एक बीकर जिसमें एक द्रव विरोधी कोलाइड फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल रखा गया है। अगर हम इस द्रव विरोधी कोलाइड में बाहर से कोई विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इस द्रव विरोधी कोलाइड का अवक्षेपण स्कंदन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बहुत कम, अर्थात ये एक अस्थायी कोलाइड होते हैं जिनका किसी विद्युत अपघट्य के द्वारा बहुत ही आसानी से स्कंदन अवक्षेपण करा दिया जाता है। ठीक, तो किसी भी द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका स्कंदन अवक्षेपण आसानी से हो जाता है। किंतु अगर इस तरह के विलयन में हम बाहर से कोई द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाते हैं तो यहाँ होने वाला स्कंदन अवक्षेपण हमें पहले की तुलना में कम होकर मिलता है। उसका कारण है कि इस तरह के द्रव स्नेही कोलाइड का स्थायित्व अधिक होता है, अर्थात इन पर विद्युत अपघट्य द्वारा अपनी क्रिया को आसानी से दर्शाया नहीं जाता। ठीक, अब इस तरह का द्रव स्नेही कोलाइड यहाँ पहुँचकर इस द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर अपना सुरक्षा आवरण, सुरक्षा लेयर बना लेता है, जिसके कारण उस द्रव विरोधी कोलाइड की क्रिया उस विद्युत अपघट्य से नहीं हो पाती और इस तरह से हम यहाँ होने वाले स्कंदन अवक्षेपण को कम या रोक देते हैं, अर्थात उस द्रव विरोधी कोलाइड के स्थायित्व के मान में वृद्धि कर देते हैं। इस तरह किया गया काम, इस तरह की घटना को रक्षण या प्रोटेक्शन कहा गया। ठीक, एक बार और मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम एक द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में बाहर से द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाते हैं तो वहाँ होने वाला विद्युत अपघट्य से जो स्कंदन है वो कम या रुक जाता है, अर्थात उस द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। इस तरह की घटना को रक्षण या प्रोटेक्शन कहते हैं और उस द्रव स्नेही कोलाइड को, जिसके कारण द्रव विरोधी कोलाइड के स्थायित्व के मान में वृद्धि हुई है, उसे हम रक्षी कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। ठीक, हमें इस घटना से एक संबंध मिलता है। संबंध है रक्षण क्षमता व्युत्क्रमानुपाती 1/, स्वर्ण संख्या। ठीक, इंग्लिश में कहूँ तो प्रोटेक्टिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, गोल्ड नंबर। यहाँ स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम वाली मात्रा को दर्शाती है। ठीक,
और हमें स्वर्ण संख्या रक्षण क्षमता में रिश्ता विपरीत अपोजिट मिला है। इसका मतलब रक्सीकोलाइड के लिए स्वर्ण संख्या अधिक होने पर रक्षण क्षमता कम प्राप्त होगी तथा स्वर्ण संख्या कम होने पर रक्षण क्षमता ज्यादा मिलेगी। ठीक, हमारे पास कुछ रक्सीकोलाइड प्रोटेक्टिव कोलाइड हैं जिनके लिए हमारे पास कुछ स्वर्ण संख्या और गोल्ड नंबर होती है, जैसे जिलेटिन के लिए 0.00520.01 मिलीग्राम, एल्ब्यूमिन के लिए 0.0820.1 मिलीग्राम, गोंद के लिए 0.1020.15 मिलीग्राम और स्टार्च के लिए सबसे अधिक 25 मिलीग्राम। इस तरह यहाँ स्टार्च की स्वर्ण संख्या सबसे ज़्यादा तो उसकी रक्षण क्षमता सबसे कम, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम तो रक्षण क्षमता सबसे ज़्यादा। यहाँ से हमें दो प्रश्न जो मुख्य रूप से अब तक पूछे जाते हैं उन्हें भी जल्दी से समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित रक्सीकोलाइड में सर्वाधिक स्वर्ण संख्या होगी। Which of the following protective collide maximum gold number? तो हम सबको मालूम है कि मैक्सिमम गोल्ड नंबर स्टार्च का होता है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 2, रक्षण क्षमता सर्वाधिक होगी तो मैक्सिमम प्रोटेक्टिंग पावर इज, तो हमें मालूम है जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम इसलिए उसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। इस तरह से यहाँ हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका हम बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट बिंदु जो है वो है मिसेल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, जिसको हम साबुन की क्रिया में प्राप्त करते हैं, कहें तो जो कि हमें रिएक्शन ऑफ सॉल्ट से मिलता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में जनरली क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ठीक, तो हम साबुन को रासायनिक रूप से उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण कहते हैं। ठीक, सॉप को केमिकली नेम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है RCOONA या K। यहाँ हम सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं और पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। ठीक, जब सोडियम सॉल्ट हो तो हम उसे कपड़े धोने का अर्थात क्लॉथिंग सॉप कहते हैं। ठीक, किंतु जब पोटेशियम हो तो उसको नहाने का साबुन कहते हैं। ठीक, हम ऐसे साबुन को जब जल में रखते हैं तो साबुन जल में जाकर पूर्णतः आयनित हो जाता है, क्योंकि हमारा साबुन या सॉप जो है वो एक विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के भांति कार्य करता है और इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जल में जाकर आयनों में विभक्त हो। ठीक, तो साबुन भी एक विद्युत अपघट्य है क्योंकि इसने जल में जाकर अपने आप को आयनों में तोड़ा है। ठीक, अब हमें साबुन द्वारा दो आयन प्राप्त होते हैं, एक RCOO- और एक Na+, जहां Na+ जल में पूर्णतः विलीन हो जाता है, किंतु साबुन का ऋणायन जल में पूर्णतः विलीन नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता उस बात को हम समझें। तो हमने साबुन का ऋणायन लिया RCOO-, इस RCOO- में हमें दो भाग मिलते हैं, एक R जो कि कार्बन की एक लंबी श्रृंखला के रूप में रहता है जो कि जल के साथ
अच्छा संबंध नहीं रखता है। कहने का तात्पर्य जो जल में अविलय हो, अर्थात इस भाग को हम द्रव विरोधी सिरा या हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। ठीक, किंतु इस ऋणायन का एक और भाग है COO, जो कि जल से अच्छा रिश्ता रखता है, जो कि जल के साथ जुड़ सकता है। इसलिए उस सिरे को द्रव स्नेही सिरा या हाइड्रोफिलिक सिरा कहते हैं। ठीक, इस तरह हमें इस ऋणायन के दो भाग मिलते हैं। अब हम इन ऋणायन को संरचना के आधार पर दो तरह से और देखते हैं। अब ये जो R है वह कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हो गई। उस श्रृंखला के इस भाग पर हमें COO मिलता है, जो कि इस संरचना का सिर बनाता है, और वह R जिसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला है वह पूंछ बनाती है। ठीक, तो हम RCOO- में इस R भाग को पूंछ की तरह और उस COO- को सिर की तरह भी देखते हैं। अब इन दोनों भाग में से यह जो R है यह कपड़े पर लगे धूल मिट्टी दाग के कण से अपना संबंध अच्छा रखता है, अर्थात उसे अपनी सतह से बड़े आसानी से जोड़ लेता है। आइए उस बात को भी हम समझें। तो ये वह दाग है जो कि कपड़े पर हमें धूल, मिट्टी, तेल या अन्य दाग के रूप में मिलता है। इस दाग से उस ऋणायन का R भाग हमें बड़ी आसानी से जुड़कर मिलेगा, जो कि धीरे धीरे उस धूल मिट्टी दाग के कण को अपनी सतह पर, अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा। ठीक, इस तरह उस R भाग द्वारा इस धूल मिट्टी के कण को अपनी सतह पर एड्सॉर्ब कर अपनी सांद्रता, अपने कंसंट्रेशन के मान को बढ़ा लिया गया। ऐसा कर वह साबुन का कण कोलाइड आकार के कण के रूप में आ गया, जिसे हम मिसेल कहते हैं। ठीक, तो साबुन का वह कण जो धूल मिट्टी से जुड़कर अपनी सांद्रता के मान को बढ़ाकर कोलाइड आकार के कण के रूप में बदलता है, उसे मिसेल कहा जाता है। ठीक, हमने यहाँ से मिसेल बनना सीख लिया है। अब इस मिसेल का हमें जो COO- भाग है वो बाहर की ओर दिख रहा है, जो कि कपड़ों पर पानी डालने से कपड़ों के साथ बड़ी आसानी से जुड़ जाता है। जैसे ही हम कपड़ों को पानी डालकर चिपकते रगड़ते हैं तो ये ऋण भाग जल से जुड़कर हमें कपड़ों से बाहर निकलकर मिलता है। इस तरह हम कपड़ों से धूल, मिट्टी, दाग के कण को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। ठीक, तो मिसेल का जो COO- भाग था वो बाहर की ओर था, जो कि एक द्रव स्नेही सिरा है, जो कि कपड़ों को चिपकने, रगड़ने से जल के साथ जुड़कर बड़ी आसानी से हमें उस कपड़े से दूर निकलकर, अर्थात इस तरह हम कपड़ों से गंदगी, धूल मिट्टी के कणों को अलग करते हैं। ठीक, इस तरह हमने साबुन की क्रिया को भी समझा और मिसेल बनने को भी समझा। धन्यवाद।